हाँ, फंक्शनल फॉर्मेटशिप में कितने डिपार्टमेंट बनाए गए थे? 2 डिपार्टमेंट बनाए गए थे। बता सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट का नाम क्या था? प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के 4 फंक्शंस थे। कितने फंक्शन थे? क्या क्या था फंक्शन? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। प्रोडक्शन के भी 4 थे। क्या क्या था? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टेक्निक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है? साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। हमारा टॉपिक क्या बेटा? जस्ट हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर पढ़ लिया, उसका हमारा टॉपिक आया साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर में कल हमने पहला टेक्निक डिस्कस किया था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में 2 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के 4 फंक्शन है। यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में मिनिमम 8 फंक्शंस मैनेजमेंट ने, टेलर ने इंसिस्ट किया है। इसके बेसिस ये क्यों किया गया था? बिकॉज हम बार बार अगर रिपीटेडली एक वर्कर काम करेंगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज आएगा। दैट्स वाई डिपार्टमेंट बनाया गया था। जो सेकेंड आपके टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड का मतलब समझते होंगे कि जब कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है या उनका कोई सर्विस होता है, तो सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर बिलो स्टैंडर्ड है, बी ग्रेड है, तो क्वालिटी उसकी खराब है, तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और जो टेलर ने कहा कि काम करने यानी वर्कर के काम करने का तरीका एकदम सिंपल होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। जैसे समटाइम क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पहली दफ़ा करते हैं, पहली बार करते हैं, जो हमारे लिए नया होता है, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स फील होता है। क्या फील होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, जटिल, कि भैया बहुत टेक्निकल है, कैसे होगा, उसमें गलती होती है। लेकिन जब रिपीटेडली आप उसी काम को करते हैं, बार बार करते हैं, तो काम इजी हो जाता है। जैसे इसमें से कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे शायद हैं ऐसे या होंगे, या ऐसे बच्चे मिले थे कि जब वो 11th आए तो उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं था, मतलब कमज़ोर था। तो उन्होंने सोचा कि भाई 12th हम जब करेंगे वो हिंदी मीडियम से करेंगे, है ना। जब उनको सर टीचर ने, यानी हमने जब बताया कि बेटा तुम करके तो देखो, अभी तुम्हारे पास 2 साल टाइम है, करो धीरे धीरे, थोड़ा मेहनत थोड़ा बढ़ा लेना, तो देखो उसका इंग्लिश कैसा हो जाता है। तो शुरुआत में उनको इंग्लिश में दिक्कत हुआ कि भाई टफ हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बार बार जब टीचर की वर्ड को सुनने लगे, बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं या उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम किताब में वही चीज़ देख रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, तो उनका इंग्लिश में क्या हो गया, थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो टेलर का कहना था कि जो टेक्निक ऑफ वर्क होगा वो टेक्निक ऑफ वर्क सिंपल होना चाहिए कि वर्कर इजीली उसको अडॉप्ट कर सके। अगर काम करने का टेक्निक आप कॉम्प्लेक्स कर देंगे, टफ कर देंगे, तो क्या वर्कर काम को इजीली कर सकता है? नहीं कर सकता है। दैट्स वाई सिंपल होना चाहिए। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइज मतलब क्या होता है? एम्फेसिस मतलब क्या होता है? जोर डालना ऑन द मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट बोल सकते हैं। आउटपुट मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। जैसे एक इनपुट होता है, इनपुट जो हम डालते हैं, मतलब जैसे रॉ मटेरियल्स हो सकता है, वर्कर लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, ये हमारा इनपुट है। उसमें प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग हमारा क्या आता है बेटा? आउटपुट एंड रिजल्ट आता है। कोई दिक्कत नहीं है। इफ पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, equipment and machine to use the maximize the output by keeping in mind the quality standards. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up a standard for size, type, weight, measures and quality of product.
जैसे आप कोई प्रोडक्ट देखते होंगे तो उस प्रोडक्ट में आप क्या देखते होंगे, जब प्रोडक्ट बनता है तो मैनेजमेंट हमेशा उसके साइज को प्रीफर करता है कि भैया साइज कैसा होना चाहिए, कलर पे, पैकेजिंग पे, उसके टाइप पे, वेट पे, उसके मेजर्स पे, क्वालिटी पे, यानी स्टैंडर्ड। जैसे पहले जो है चावल 1 kg वाला बैग में आता था क्या? पहले नहीं आता था, आता था? नहीं आता था। आज देखिए हैंडल जो चावल 1 kg वाला बैग में आता है, आजकल जो पैक प्रोडक्ट वो हैंडल टाइप का भी रहता है। आप कहीं शोरूम में जब कपड़ा कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसका जो बैग देखते होंगे आप, तो वो उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगता होगा। कोई भी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो उसको, जैसे मान लो शैम्पू हो गई, तो वो डब्बा में क्यों नहीं रहता कि डब्बा में है, उसको ढक्कन खोले निकाले अपनी बाल लगा के शैम्पू करे, ऐसा क्यों नहीं रहता है? वो ऐसे ही रहता है कि उसको जब ऊपर से वो क्या नीब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेस करते हैं तो वो निकलता है। तो मेरे घर में तो वैसे ही शैम्पू है वो। कोई होता है ऐसे भी रखने वाला है कि प्रेस किए, कोई होता है कि वो जो जैसे लॉरियल पेरिस का शैम्पू आता है ना, तो उसको प्रेस के तो शैम्पू निकला, ऐसा होता है क्या? होता है। तो कहने का मतलब ये है, सुनो हल्ला नहीं, तो सारा सवाल आप 6 से पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर इसके क्वालिटी, साइज, शेप सब कुछ कंपनी मैनेजमेंट ध्यान रखती है कि भैया कस्टमर फ्रेंडली यूज कर सके। फ्रेंडली समझते हैं ना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए हार्मोनी रिलेशन में आता है, जो वर्कर और मैनेजमेंट का जो रिलेशन होता है उसको हार्मोनी कहते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट को यूज करें तो वहाँ फ्रेंडली यूज होगा, मतलब वहाँ पर हार्मोनी का वर्ड यूज नहीं कर सकते। समझ रहे ना? जैसे इससे हम लिख रहे हैं ना, इसको यहाँ हार्मोनी नहीं कह सकते कि हार्मोनिक टाइप का लिखा रहा नहीं, ये फ्रेंडली यूज में। जैसे आप मोबाइल फोन देखते होंगे आजकल, कम पढ़े लिखे या जिसको इंग्लिश नहीं आता वही मोबाइल फोन इतने अच्छे से यूज करते हैं, टच रहता है, यूजर फ्रेंडली रहता है ना, क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन must be selected to develop standards. To set up the standard, the manager must make use of work study techniques. ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्क स्टडी टेक्निक। मतलब वर्क स्टडी क्या कहता है? काम करने के तरीके। वर्क स्टडी में इसके और भी आते हैं रूल्स, मतलब कि वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। इसको फैटिग मतलब रेस्ट बोलते हैं ना, कि इसे समय समय पे इंसान को रेस्ट करना चाहिए। वर्कर को सुबह 9 बजे से लगातार बोले 5 बजे तक काम करते रहो नॉन स्टॉप, वो थक जाएगा ना, उसको ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद क्या होता है? वो रिफ्रेशमेंट होता है, फिर वो उसके अंदर में एक एनर्जी आता है, फिर वो आउटपुट से काम करता है। तो टेक्निक में हमें ये सब स्टडी करना पड़ेगा। वर्क स्टडी विच इंक्लूड्स द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कि किसी पार्टिकुलर जॉब को, जॉब जब मैं बोलूं तो वर्क समझ लेना, ठीक है ना? किसी पार्टिकुलर जॉब या वर्क को करने में कितना समय लगता है, मिस्टर ए कितना टाइम लगाता है, मिस्टर बी कितना टाइम लगाता है। आपने देखा होगा पीस रेट सिस्टम, अभी जब बताया था टेलर का था, तो पीस रेट सिस्टम में भी तो यही कहता है कि भैया तुमको इतना समय में इतना सामान बना लेना है, और अगर इतना समय बना लोगे तो ये स्टैंडर्ड होगा, तो तुम एफिशिएंट कहलाओगे, और अगर इससे कम बनाया तो तुम क्या कहलाओगे? इनएफिशिएंट, तो तुमको पेनाल्टी लगा देंगे। दिस इज द स्टडी इन द सेंस टाइम स्टडी। से आप एग्जाम देते हो, आप कोई सिलेबस, आप कोई टॉपिक बनाते हो, कोई क्वेश्चन बनाते हो, तो अपने में टाइम स्टडी करते नहीं करते हो? झूठ मत बोलना, करते हो तब बताना। क्या लोग टाइम स्टडी करते हैं? टाइम स्टडी जैसे कि सवाल बनाने को कितना समय लग रहा है, ये टॉपिक करने का। देखिए जब आप रूटीन बनाते हैं या पढ़ाई करते हैं तो अपना टाइम स्टडी करिए। टाइम स्टडी से आपका क्या होगा? स्पीड बनेगा, उस स्पीड को आप मेंटेन करिए कि एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। अभी जस्ट सीबीएसई के एक बच्चे से मिले तो उनका कहना, सर सवाल तो आ रहा था सर, टाइम नहीं बच पाया सर। यानी उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इससे मनी मैनेजमेंट करते हैं ना, मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, वर्कर मैनेजमेंट, उसका टाइम मैनेजमेंट होता है। घड़ी क्यों बनाया गया? इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। भैया हर चीज का एक टाइम होना चाहिए, विद इन द रीजनेबल टाइम। बिकॉज आप जानते हैं कि मैनेजमेंट में जो चैप्टर 1 पढ़े थे उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट था।
कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 कॉन्सेप्ट थे। सैयद आप बताइए क्या 3 कॉन्सेप्ट थे? वेरी गुड। प्रोसेस था, इफेक्टिवनेस था और एफिशिएंसी। प्रोसेस कितना था? आस्था आप बताइए कितना प्रोसेस था? क्या क्या था? हाँ, प्लानिंग क्या? प्लानिंग वेल, हाँ हाँ ठीक। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या कहता था? आप बताइए भावना, एफिशिएंसी क्या कहता था? हाँ, एफिशिएंसी कुछ और कहता था। आप बताइए आर्यन, एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए और टाइम कम लगे। नहीं, फिर उल्टा उल्टा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, टाइम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और इफेक्टिवनेस में टाइम कम लगने चाहिए। और आप गलत बोल रहे हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स नहीं होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होता है। इफ यू यूज द वर्ड मैक्सिमम यू आर रॉन्ग। रिसोर्स का ऑप्टिमम का बट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम अगर मिनिमम कॉस्ट होगा तो बेनिफिट क्या होगा? मैक्सिमम। ये क्या कौन कहता है? एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या कहता है? विद इन द टाइम वट एवर द कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस साथ में लेके चले तो ऑब्वियस बात है क्या हो गया? टाइम स्टडी मतलब इफेक्टिव, टाइम स्टडी मतलब इफेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन स्टडी, मोशन मतलब क्या होता है? मोशन मतलब आप बताइए बेटा, मोशन मतलब क्या होता है? मोशन तुम बताओ खुशी, मोशन मतलब क्या होता है? कल बताए थे, भूल गए आप लोग। मोशन मतलब होता है स्पीड, मोशन, रिदम, लय। लय, लय समझते हैं? लय, लहर, नहीं तो मोशन, मोशन में चल रहे हैं। यानी मोशन इन द सेंस कि मोशन, जैसे वर्कर किस मोशन में काम कर रहा है, किस स्पीड में, किस मोशन से वो काम कर रहा है, कितना वो मोटिवेटेड है। अब मान लो कि उसका मोशन ही डिफरेंट है, कभी फास्ट काम करता है, कभी स्लो काम करता है, तो होगा क्या कि एक इसका ये क्या होता है ना, हायरार्की और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो अगला वर्कर है उससे इंटरलिंक है, वो परेशान हो जाएगा, भैया इसका समझ में नहीं आ रहा इसका मोशन क्या है। जब आप गाड़ी में बैठते होंगे तो गाड़ी की स्पीड जो है एक मोशन में रहती है ना। अब कभी एकदम 10 पे, कभी डायरेक्ट हम 40 पे कर दें, अब 40 फिर 10 पे कर दें एकदम एग्जैक्ट, तो क्या होगा? एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा ना। एंड नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब होता है, जैसे फैटिग होता है ऐसा तो बेहोश हो जाता है कोई, जैसे होता है फैटिग, फेंट आ गया। अब कोई अगर बात लगातार काम कर रहा है, अभी गर्मी की समय है ना, अब गर्मी का समय वर्कर लगातार काम कर रहा है, उसका हालत खराब हो जाएगा ना। इसलिए उसको टाइम टू टाइम क्या देना चाहिए? ब्रेक। ब्रेक जो आपको रिफ्रेश करता है, क्या करता है? रिफ्रेश करता है, आपको एनर्जेटिक करता है। एंड देन जब आप काम करते हैं तो आउटपुट आपका ज्यादा आता है। अगर आप लगातार काम करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आउटपुट नहीं आएगा। आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप पढ़ाई करते रहोगे, ऐसे तो कोई नहीं होंगे जो लगातार 4 घंटा पढ़े होंगे, कोई है? हम सर, क्या सर? तो 4 घंटा का लगातार पढ़े होंगे तो पहला 2 घंटा 3 घंटा बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ होगा, जो लास्ट का जो घंटा रहा होगा वो पढ़ाई उतना सा अच्छा से आउटपुट से नहीं आया होगा। एग्जाम समय ऐसा पढ़े होंगे, जब पढ़ रहे एग्जाम है, कल एग्जाम है, अभी ये बचा हुआ टॉपिक है और नींद में है फिर भी पढ़े जा रहे हैं, 4 घंटा से बैठे हुए तभी खबर नहीं है, ऐसा हुआ? तो उस समय आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। क्या फील करते हैं? आप टायर्ड को तो समझते हैं ना, थके हुए फील करते हैं। तो उस समय आपको नींद भी आ रही, पढ़ रहे, लेकिन आपको आउटपुट उतना नहीं मिलता। जैसे अभी आप सुबह क्लास है, अभी आप पढ़ रहे हो, रिफ्रेश में पढ़ रहे हो, जब 11 समय का वैसा है तो हम लोग जल्दी से छोड़े ना क्यों जाएगा, ऐसा फील हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कुछ को नहीं हुआ, कुछ को जरूर हुआ होगा कि सर आप छोड़े तो जाए, है ना? टायर्डनेस, टायर्ड। इसलिए फैटिग स्टडी जरूरी है कि जब हम लगातार काम करते हैं तो एक समय ऐसा है जो वहां पर क्या हो, ब्रेक, जहां पर आप स्नैक्स ले सके, फ्रूट्स ले सके, पानी पी सके। पानी तो आप कभी पी सकते हैं, तो ऐसा रिफ्रेशमेंट टाइप ताकि आधे घंटे का ब्रेक। यहाँ देखिएगा
इवन मॉडर्न टेक्निक में 6 सिग्मा आता है, बात बताया होंगे आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था। एक है जापानीज टेक्निक केजन कॉस्टिंग। केजन में क्या होता है, इंप्रूवमेंट करिए, बार बार क्या करिए, इंप्रूवमेंट। 6 सिग्मा में बोलता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए वो 99.9999245 जो है वो सही होनी चाहिए। सर 0.011 हाँ 0.00001 का अभी तक कोई इन्वेंशन क्यों नहीं हुआ? टेक्निक इतना आगे बढ़ चुका है। 0.001 इसका मतलब ये हुआ है 100% क्यों नहीं प्रोडक्ट बनता है? देखो, जब कोई प्रोडक्ट बनता है कितनों एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि 10 लाख प्रोडक्ट में एक आपका गड़बड़ हो सकता है। कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो उसको बोलते हैं 99.99999%। आप अगर इसे कोई कंपनी का फोन यूज करते हैं, जैसे मान लो रेडमी का फोन लॉन्च हुआ मार्केट में, एक बार में कितना लॉन्च होता होगा मार्केट में पूरे वर्ल्ड में? 20 लाख। 20 लाख एक मॉडल का आता होगा। अब 20 लाख मॉडल का आता है तो आपके पास जो फोन है और 20 लाखवा जो फोन होगा तो दोनों को कंपेयर करिएगा तो क्या दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। लेकिन एक चांस कंपनी करती है कि भैया यहां तक हमको बेस्ट रखना है, 100% भी हो सकता है, बट 99.99999% 6 सिग्मा मतलब कि 10 लाख में एक गलती होगी तो चलो हम मान सकते हैं, लेकिन हर 1 लाख पे, हर 10,000 पे, हर 100 पे गलती हो रही है, प्रोडक्ट खराब निकल रहा है, तो मतलब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव्ड नहीं। सर ये कैसे होगा? तो बार बार उसको एनालिसिस करते हैं, आप बार बार उस प्रोडक्ट की क्रिटिसाइज, उसकी गलती को निकालिए। इसलिए मशीन से जब प्रोडक्ट बनता है तो सेम स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेम साइज, सेम वेट का आता है कि नहीं आता है? मशीन एक गलती नहीं करती है, लेकिन चांस गलती होने का कभी कभी रहता है कि मशीन में कभी डिफेक्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? मशीन में कभी डिफेक्ट हो जाए तो गलती हो सकता है, अदरवाइज नहीं रहता। लेकिन ह्यूमन बीइंग जब प्रोडक्ट बनाता है, जो मैन मेड होता है, तो 10 आइटम बनाएगा, 10 में 10 प्रकार का थोड़ा बहुत एरर मिल जाएगा। एक ड्राइंग कोई कर रहा है, मान लो जैसे किसी का चेहरा बना रहा है, जैसे इस इंसान का, हमको तो ड्राइंग करना नहीं आता, फिर मान लो कोई आता है उसका चेहरा ड्रॉ कर रहा है, वो कल होगी फिर यही कपड़ा पहन के आएगा, फिर ड्रॉ करेगा, सेम का सेम एग्जैक्ट 100% सेम रिजल्ट आएगा? एकदम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बाल जैसे जिस प्रकार है, कभी बाल है वो इधर उधर हो जाएगा, हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं बोलिए, चलिए आगे देखिए। 6 etc. can be used to set up the standard. कंपनी लाइक नोकिया, अब नोकिया तो खत्म हो गई, बोलो ना हाँ या ना? डायनेमिक नहीं था इसलिए बंद हो गया। एप्पल चलो लीड कर रहा है, नाइकी, वीडियोकॉन, अभी तो बहुत सारी कंपनी से आप गूगल ले सकते हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, स्टारबक्स, टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनी भी है, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह आर यूजिंग टेक्निक टू स्टैंडर्डाइजेशन। चलो आगे देखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर टू रिड्यूस मतलब अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट फीस टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो वेटिंग टाइम होता है उसको हमको क्या करना है? ज्यादा करना है, कम करना है? कम करना है। टू अलाउ मतलब अलाउ करना, परमिट करना। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेन एंड, देखो मेन एंड मशीन बहुत महंगा वगैरह होता है, मशीन को ऑपरेट करना होता है, तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए? मेन चाहिए। तो ये स्किल्ड होना चाहिए ना। जैसे नहीं होता बंदर के हाथ में नारियल, अगर हम दे दे तो बंदर नारियल का क्या करेगा? किसी को चला कर मारेगा,
हो सकता है, लेकिन आपको अगर नारियल मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? चला के मारिएगा कि उसको उसके नारियल में से पानी निकाल के पीजिएगा और जो फल होगा उसको खाइएगा? तो आप इंसान है, आप स्किल है, नारियल का यूज समझते हैं, एक बंदर नारियल का यूज। उसी प्रकार नारियल एक मशीन हो गया। अब मशीन का यूज जो जिसको करने आता है, मशीन को समझने आता है, वही ना मशीन का यूज कर सकते हैं। और जिसको मशीन का यूज करना ही नहीं आता है उसको मशीन दे देगी, लो ऑपरेट करो, तो क्या करेगा? वो तो जाएगा ही जाएगा कहीं, मशीनों चल जाएगा। जैसे फाइटर जेट सब होता है ना, जैसे रफाल हो गया, सुखोई हो गया, मिग हो गया, मिराज हो गया, और भी क्या क्या है। अब जो प्रॉपर जो उसको क्या बोलते हैं जो उड़ाता है? कमांडर, विंग कमांडर। विंग मतलब पंख, विंग कमांडर, पायलट तो एयरप्लेन पर। अब विंग कमांडर जो उड़ाता है, जैसे अभिनंदन बड़ा फेमस हुआ था। हम मान लीजिए कि कोई ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनिंग पीरियड मतलब कि वो 100% अभी नहीं सीखा, और उसको बोल दे जाओ यही रफाल है, इसको उड़ाओ, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा रफाल। हर जैसे देखिए जितना भी फाइटर जेट आता है ना, हर फाइटर जेट का जो क्या बोलते हैं ना सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। अगर किसी को सुखोई विमान उड़ाने आता है, सुखोई या मिग या मिराज जो भी आता है उड़ाने, फाइटर जेट उड़ाता है, अगर उसको हम बोल दे कि तुमको रफाल मिलता है, रफाल उड़ाओ, उड़ा तो लेकिन पूरा 100% ऑपरेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज सबका सिस्टम क्या होता है। इसलिए रफाल को उड़ाने के लिए आपको रफाल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। समझ में आ रही ना? यही कहलाता है कि मेन इन मशीन का जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए कि मशीन को जो बेस्ट यूज कर सकता है, मशीन को जो ऑपरेट कर सकता है उसी को उस पर लगाओ, ऑन स्किल को मत लगाओ, तो मशीन खराब हो सकता है। अब वर्कर का अगर मान लो वर्कर मशीन को खराब कर दे तो मशीन तो हेवी होता है ना, कॉस्ट उसका ज्यादा लग सकता है। समझ गए? सिंप्लीफिकेशन एम्फेसाइज ऑन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप। बहुत सारे मतलब बिना जरूरत का मतलब का नहीं, उसको क्या करो? एड मोर वेराइटीज। वेराइटी मतलब प्रकार, वेराइटी। मीट मोर इन्वेंट्री। हमारा वेराइटी प्रोडक्ट है जो जरूरत नहीं है, तो इन्वेंट्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। जब इन्वेंट्री ज्यादा होगा तो उसमें फंड क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा ना, पैसे उसमें लग गए, उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस etc. It will also help in improving the quality and reduction of cost. मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट। फॉर एग्जांपल अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए। आप बताइए यूएसए का फुल फॉर्म नहीं पता क्या? आप बताइए यूएसए का फुल फॉर्म। यूएसए लिखा हुआ ना वहां पे, कंट्री है यूएसए, कंट्री है, बोलो ये नहीं है। जिंदगी में यूएसए जरूर जाइएगा। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि संपन्न देश है। मतलब इसके पास क्या नहीं है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका सुन, अमेरिका ऐसे बोलते हैं, अमेरिका। यस सर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आपसे भूले तो समझ लीजिएगा। अब पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए रिड्यूस्ड इट्स वैरायटीज फ्रॉम, जैसे फेसबुक हो गया ना, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कहाँ का है? यूएस का। From 2000 to 200 which brought positive results of the company. देखो पहले पेपर का जो वैरायटी कितना था? तो 2000 प्रकार के वैरायटी रखेंगे तो हमको 2000 प्रकार का इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। उसके लिए 2000 प्रकार के हमको लेबर कॉस्ट बढ़ जाएंगे, मशीन भी अलग अलग, तो कितना कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ हो जाएगा ना। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, भैया इतना से नहीं, हमको अब इतने पर चलना है, वैरायटी को कम कर दीजिए। वैरायटी कम कर से हमारा मशीन कम जाएगा, लेबर कम जाएगा, इन्वेंट्री कम जाएगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट कम जाएगा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, जगह भी कम जाएगा। और ये हमें कौन सा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी।
A fruit can manufacturing company reduced variety from 200 to 32 and got a efficient and effective. चलिए, तो दो टेक्निक आपने देखा. पहला टेक्निक क्या था? फंक्शनल. ए खड़े हो तो सैयद, पीछे बैठ के तुम बात कर रहा है, क्या कर रहा है? तो समय के अनुसार ना परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है, ध्यान रखना. अगर आप देखिए बात करते तो सबसे आगे बैठाएंगे आपको, और अभी से 1 घंटा आपसे ही सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देने हैं. हर सवाल के जवाब आप ही को देने हैं. यू आर टारगेटेड. अब बताइए फंक्शनल फॉर्मेसी में कितने डिपार्टमेंट हैं? बताइए. क्या क्या था? 4. वाई आर यू हेयर? आप यहां क्यों है? क्या करने आए? यहाँ पे बतियाने की पढ़ाई करने? नहीं, बस जो ऑप्शन रहेगा उसका जवाब देना है. पढ़ने आए कि बात करने आए? तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खड़े होइए. आप बताइए फंक्शनल फॉर्मेसी कितने डिपार्टमेंट? नहीं करता. क्यों बैठ जाते हैं पीछे बात करने के लिए, गपियाने के लिए? आप अपने आप को ट्रीट मत करिए कि आप स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है. आपको सब आता है. मैं जब 11th शुरू हुआ था, 11th 1 साल पहले, तो बोला था कि 11th आपका ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सीखने को मिलेगा, 12th में बिगड़ने का मौका मिलेगा. वो मौका आप लोग ले रहे हैं. और 12th जिस दिन स्टार्ट हुआ था, हमने बोला था कि 12th संभल जाना. नए ऐसे संगति दोस्त बनेंगे, वहां नहीं संभले तो फिर फिसल जाओगे. और तुम फिसलने के कगार पे जा रहे हो तुम दोनों. क्या हम ये बात बोले थे? तो पहले तो आप लोगों का टाइम आने का टाइम हो गया डिले, आधा घंटा लेट रैली रहता है. रोजा में नहीं है ना? ठीक है. तो इसे सुना है तो डिले रहता है, तो वो तो पहले कम करिए. दूसरा भी बात कि आप लोग रिवाइज पढ़ाई नहीं करते हैं. पीछे आप इसलिए बैठते कि बात करने में बनेगा. ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैठकर नहीं दिखता. ये बच्चा को दिखता है ना सब कुछ. काहे नहीं आप यहाँ बैठ जाते, यहाँ बैठते, वहाँ वो बेंच पूरा खाली है, ये बेंच खाली है, ये खाली है, आप पीछे ही क्यों बैठ जाते हो? अब बोले गर्मी लगती है तो पंखा तो यहाँ भी है. संभल जाओ, नहीं तो समय तुम लोगों को संभाल देगा. बैठो. कितने थे डिपार्टमेंट फंक्शन फॉर्मेसी के? 2. प्लानिंग और यह क्या बताया गया था, अभी क्लास में रिवाइज कराया गया. सेकेंड टेक्निक क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. कोई दिक्कत नहीं है. जहां हमारा साइज, क्वालिटी, कलर, पैकेजिंग, हैंडलिंग सब कुछ क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए. हमें मल्टी वैरायटी में नहीं जाना चाहिए, कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहिए. इससे लेबर कॉस्ट क्या होगा हमारा? कम. उस प्रकार मैन पावर का यूज, यानी सही इंसान का सही मशीन पे यूज करना भी जरूरी होता है. अगर मशीन का मैन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं हुआ तो मशीन भी खराब होगा. मैन को हम कॉस्ट देंगे तो मेरा कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है ओवरबर्डेड हो सकता है. थर्ड है आपका, अब देखो जो हमने बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में वॉक स्टडी भी टेक्निक है, जहां काम का स्टडी को काम का स्टडी कर सकते हैं. वॉक स्टडी में क्या आता है? टाइम स्टडी, याद देखे होंगे भैया. टाइम स्टडी और क्या था? मोशन स्टडी और क्या था? फैटिग स्टडी. याद है ना? तो फैटिग का मतलब हमें क्या बताया था? रेस्ट. मतलब कि जैसे आप जब टायर्ड हो जाते हैं तो समय पर आपको क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए. क्या चाहिए बेटा? ब्रेक. और इसी के लिए हमको स्टडी करना पड़ता है फैटिग. भैया जैसे मशीन भी लगातार ऑपरेट नहीं ना कर सकते. आप अगर इसी को लगातार चला रहे हैं तो ये गर्म हो सकता है ना. आप मोबाइल फोन देखिए, कभी कभी 4 घंटा से चला रहे होंगे या कोई मूवी चार्ज लगा कर देख रहे होंगे, तो जो फोन होता है वो ज़्यादा हीट करता है ना. और नॉर्मल देखेंगे तो हीट नहीं करेगा. जैसे अभी आईपैड को हम ऐसे चला रहे हैं, मतलब ऐसे, तो ये हीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना. लेकिन इसको चार्ज लगाकर हम यहाँ पर मूवी और हेडफोन लगा देखें, मतलब कहीं ना कहीं इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे एक साथ फंक्शन कर रहे हैं. वो चार्जिंग भी दे रहा है
मतलब पावर भी दे रहा है, उस पावर को हम क्या करें, एडिशन कंज्यूम कर रहे हैं। वहाँ पर प्लेयर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे चीज चल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे जो ये हार्ड जो ये मशीन है, इस पर इम्पैक्ट करेगा। उसी प्रकार गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, लगातार चलती है, कभी तो देखिएगा कि गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो जिस प्रकार मैन पावर को ब्रेक में चाहिए, उसी प्रकार जो हमारा मशीन होता है उसको भी क्या चाहिए बेटा, ब्रेक चाहिए। क्लियर है? हाँ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, अब इसमें हम लिख रहे हैं और हम थक गए, हम बैठ गए, अब ये आया, ये लिखने लगा, फिर ये थक गया, बैठ गया, ऐसे ऐसे आप सब लोग लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं, अरे 24 आवर से लिखाया जा रहा है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मशीन नहीं है, ये गर्म ठंडा कुछ नहीं होगा, जैसा कि है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब मशीन की बात करते हैं या आईपैड की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, फाइटर जेट की बात करते हैं, तो कहने कि उसको भी क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए ना बेटा, ब्रेक चाहिए ना। चलो, तो वॉक स्टडी में हमारा जो पहला स्टडी है दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। इट इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम and getting the best contribution from every factor, and it includes fatigue study. This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals. Frequency मतलब कि भैया रेस्ट इंटरवल का क्या टाइम, जैसे देखो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो वो ये होता है ना, ब्रेक होता है, 1 बजे की घंटी लगती है या 12, 12:30 या 2 बजे की, तो 2 बजे ब्रेक होता है। आप ऑफिशियल जब ऑफिस में देखोगे तो लोग 2 बजे लंच करते होंगे, आई थिंक सो। लेकिन जब वर्कर की बात करते हैं तो उनका लंच टाइम 2-2:30 बजे नहीं रहता है, उनका लंच टाइम कितना रहेगा, 1 या 1:30 बजे रहता है। क्यों ऐसा रहता होगा, बोलिए? ज्यादा हाँ, ज्यादा एनर्जी, मतलब कि वर्कर जो है वो फिजिकली ज्यादा काम करते हैं। जो इंसान फिजिकली ज्यादा काम करता है वो उसको भूख जल्दी लग जाती है, वो जल्दी थक जाता है, मैं राइट? तो उसको ब्रेक पहले दे दो। लेकिन जब आप आए लंच बॉक्स लेके सुबह 9 बजे खाना खा के आए, ऑफिस में बैठ गए आराम, दे हाथ बोला जो 10 उंगली है, 10 उंगली ना होता है, 2 हाथ में, और ऐसा बजा लिए, सिस्टम ऑन कर रहे हैं, चलो हो गया। अब बस व्हाट्सएप फेसबुक इसी पर देख लेते हैं, चलो ठीक हो गया। अब फाइल लाओ, रिपोर्टिंग करती है, मेल करना है, मेल चेक कर लिए, ये सब ना ऑफिशियल स्टार्टिंग काम होते हैं। जब ऑफिस जाते तो मेल चेक करते हैं, कौन सा मेल, पर्सनल मेल नहीं, जो कंपनी का अपना जो ऑफिस का मेल होता है कि क्या मेल आया, इनबॉक्स में क्या है, क्योंकि उसको रिप्लाई करना होता है ना, क्या क्या आपके पेंडिंग वर्क कल के हैं, अब काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए, AC चल रहा है, सब कुछ ठीक है, आया हुआ कॉफी, सर कॉफी, हाँ लाओ कॉफी पी लिए। तो ड्यूरिंग द वर्क भी आप कॉफी से आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं ना, ये सब हो रहा है। अब बताइए, ऐसे आप काम ज्यादा कर रहे हैं, मेंटली काम कर रहे हैं, बट आपको भूख लग रही है क्या? नहीं, क्योंकि आपका शरीर उतना वर्क नहीं कर रहा, आपका माइंड वर्क कर रहा है। देखो लेबर दोनों कर रहा है, ध्यान रखिएगा, लेबर डज नॉट ओनली द पर्सन हु वर्क फिजिकली, लेबर मीन्स द पर्सन हु आल्सो वर्क्स मेंटली। डायरेक्टर भी लेबर कहलाएगा, मुकेश अंबानी भी लेबर करता है, निप्पू सर भी लेबर करते हैं, जो ईटा उठाने वाला रिक्शा वाला वो भी लेबर सब आता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे ना, लेबर फैक्टर इनकम में लेबर सैलरी वेजेस पढ़े होंगे। तो यहाँ पर रेस्ट इंटरवल में हमको स्टडी करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट को जल्दी इंटरवल ब्रेक चाहिए, किसको थोड़ा लेट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, अब ये भी देखना है कि ड्यूरेशन कितना का होना चाहिए, आधे घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, ऐसा नहीं कि आधे घंटे ना तो 1 घंटा, ऐसा नहीं होता है। लोकल लेवल पे आप काम नहीं कर रहे, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं कर रहे जहाँ 5 वर्कर 1 घंटे का ब्रेक देते हैं, भैया वहां पर 5-5 मिनट का जो डिले होता है ना, वो काफी ब्रॉड इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वहां पर एक वर्कर से कोऑर्डिनेशन चलती है ना, इसलिए वहां पर ड्यूरेशन देखा था कि 40 मिनट का ब्रेक है, 30 मिनट का, 25 मिनट का, 45 मिनट का, 1 आवर का, वो ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा। एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, जैसे समटाइम क्या होता है ना कि जब 8 बजे तक का ऑफिस अगर रहता है, 7 बजे, कभी कभी देखिएगा ऑफिस 8-9 बजे तक भी रहती है कि 10 बजे गए, आपको 8 बजे जाना है, तो दोपहर में लंच का एक ब्रेक मिल जाएगा मान लो, उसके बाद शाम को 5-6 बजे स्नैक्स का भी ब्रेक मिल जाता है कि स्नैक्स के लिए 15 मिनट माइंड मिला, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है?
तो वो भी देखना कि कितने रेस्ट इंटरवल मिलने चाहिए। A person is bound to get tired मतलब which when he is performing a job for long period of time, लंबे समय से अगर आप काम करते हैं, चाहे मेंटली कर रहे हो आप फिजिकली कर रहे हैं, टायर्ड फील करेंगे ही करेंगे। There is always a need of rest interval. Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the wish and experience of manager, but to give a साइंटिफिक अप्रोच फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। मतलब टेलर क्या बोला कि हम मैनेजर के एक्सपीरियंस से हम इंटरवल नहीं देंगे, काम पे देंगे कि भैया आप जैसे काम कर रहे हैं, आप जल्दी थक रहे हैं क्योंकि आपका फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो आपको ब्रेक पहले मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कोई ट्रक पर से अनलोडिंग कर रहा है, लगातार आपको सामान भारी भरकम उठा रहा है, तो कितना जल्दी थक जाएगा। कोई 5 तला सीढ़ी पे कोई सामान चढ़ा रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ा रहा है, वो जल्दी उसको 1 घंटा वो थक जाएगा। बोलिए हाँ या ना? लेकिन ऑफिस में बैठे हुआ 2 घंटे से अगर इंसान काम कर रहा है, थकेगा जाता जल्दी नहीं थकेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, उसके अनुसार हम आपको फैटिग स्टडी करेंगे। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? एनालिसिस करना, देखना, मुआयना करना एंड एवरेज वर्कर व्हेन ही परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। वो भी देखना है कि वर्कर किस डिपार्टमेंट का कब टायर्ड हो जाता है एंड व्हेन ही एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्योंकि जब इंसान टायर्ड हो जाएगा ना तो उसका एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगा? कम जाता है, घटने लगता है। Then he give him break. This time can be noted to decide frequency of rest intervals and during break after how much time the worker became fresh to rejoin. आप ये भी देखना कि जब आपको ब्रेक मिल गया तो आप रिफ्रेशमेंट लेंगे, आप कुछ खाएंगे, पानी पिएंगे, चाय कॉफी लेंगे वगैरह वगैरह, तो वो कितना समय लेता है कि आप फिर रिफ्रेश हो गए। जैसे आप पढ़ाई करते होंगे तो बीच में ब्रेक लेते हैं ना, तो आप लोग क्या करते होंगे? ब्रेक लेते हो, सो जाते होंगे, नींद लेते हो, घूम जाते होंगे, सिनेमा में देखते हो और चलो पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि ब्रेक का भी आप एक ड्यूरेशन बनाए होंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो अपने रूटीन में ब्रेक का ड्यूरेशन है कि इतना से ज्यादा ब्रेक नहीं लेना, फिर पढ़ाई पे बैठ जाना है? फॉलो करते हैं, बनाए तो कभी कभी। देखिए लाइफ में डिसिप्लिन, जैसे आपने डिसिप्लिन बना ना बेटा, कि ब्रेक का भी अगर आप ड्यूरेशन बना लिए कि हम पढ़ रहे हैं 3 घंटा पढ़ रहे हैं, लगातार 3 घंटा पढ़ रहे हैं और हमको ब्रेक चाहिए, तो आप अपना ब्रेक का ड्यूरेशन में चाहूंगा 20 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं रखना है। 20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? चाय बनाकर पी सकते हैं, या बोलेंगे मम्मी थोड़ा चाय बना दो, अब बोलेंगे हम चाय पीते ही नहीं है, तो छोड़ो चाय मत पियो, पानी पियो, सिकंजी पियो, जूस पी लो, कोई अच्छा गाना सुन लो, पावर नैप ले लो। पावर नैप समझते हैं क्या होता है? पावर नैप देखिए माइंड में अगर आप अपने डिसाइड करेंगे 10 मिनट सोना है और माइंड को ये एक्टिवेट मोड में डाल दोगे तो तुम्हारा माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही 10 मिनट के करीब में पहुंचेगा आप अपने आप उठ जाइएगा। ये कभी कभी ऐसा हुआ होगा जब सुबह भोर में आपकी ट्रेन रही होगी, या सुबह का छठ, जैसे छठ आ रहा है ना, भोरवार है, ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हैं। जिस दिन कोचिंग रहता है 2 तरीका तो लेट हो गया, उठ ही नहीं पाए, क्योंकि आप जिस दिन कोचिंग था उस दिन आपने उठेंगे चाहे नहीं उठेंगे, लेकिन छठ के दिन क्या है, हमको तो जाना है, नया कपड़ा पहनना है, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। यानी आपका जो माइंड होता है ना 2 प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो आपको एक्टिवेट करता है। माइंड को आपने बोल दिया कि हम 10 मिनट का पावर नैप लेंगे तो सो जाएंगे, 10 मिनट अपने आप उठ जाएगा, चाहे टेबल पे बैठे बैठे या बैठ जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, तो स्क्रीन शॉट हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा पावर नैप कभी भी बेड पर लेट कर नहीं करिएगा, ना तो वो हो जाएगा नींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। चलिए ये सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड स्टडी है बच्चा, वो लास्ट है, टाइम स्टडी है, हम लोग कल डिसाइड करते हैं, मोशन डिसाइड करते हैं। कल कौन दिन है? चलो कल